हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स। पार्ट 1 वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। हम डिस्कस करें बुक ठाकुर पब्लिकेशन। बुक PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। आप उससे ईजिली अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने मेनली इंट्रोडक्शन को डिस्कस करा था, वल्नरेबल पेशेंट, इटरोजेनिक इंजरी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी को कवर अप करा था। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स जो आपके सिलेबस की अकॉर्डिंग है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर यूनिट। पहला टॉपिक आपका है प्रिवेंशन ऑफ आईवी कॉम्प्लिकेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आईवी क्या है। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि ये मेरी बुक है, उसमें साइड में प्रिंट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आपको ब्लर है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। इफ़ आईवी फ्लूइड्स और मेडिकेशन आर एडमिनिस्ट्रेड टू अ पेशेंट थ्रू अ पेरिफेरल आईवी साइट, one should be alert for signs and symptoms of complication, institutes preventive measures and know how to deal with the complication। अब आपको ये इंट्रोडक्शन प्रिवेंशन मिला है आईवी कॉम्प्लिकेशन का। अब मैं बताती हूँ होता क्या है। अब आईवी मतलब कि इंट्रावेनस। अब आप कोई भी फ्लूइड, कोई भी मेडिकेशन जब आप वेन में देते हो उसको हम लोग कहते हैं आईवी। जब आप ऐसी कंडीशन में दे रहे हो तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। उस कॉम्प्लिकेशन में आप साइन और सिम्टम्स को देखते हो, जैसे कि वहाँ पे रेडनेस दिख रहा है, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, तब आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। उन साइन एंड सिम्टम्स से आप कॉम्प्लिकेशन देखते हो, आपको पता चलता है कि इस साइन एंड सिम्टम्स से ये कॉम्प्लिकेशन हुआ है। उस टाइम पे आप अलर्ट हो जाते हो और उस चीज़ को प्रिवेंट कर लेते हो। यही आपका इंट्रोडक्शन है प्रिवेंशन ऑफ आईवी कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहला आपका है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आईवी फ्लूइड्स या फिर मेडिकेशन, जब आप आईवी मतलब इंट्रावेनस में फ्लूइड या मेडिकेशन दे रहे थे, वो लीक करके आपके सराउंडिंग टिश्यूज़ में पहुंच जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन। अब आपको पता है ये आपकी वेन थी, अब आपको इस वेन में जाना चाहिए था मेडिकेशन और फ्लूइड, लेकिन इसकी जगह आपके आसपास के सराउंडिंग्स में वो टिश्यूज़ में चली गई है। अब तब हम लोग कहेंगे इससे लीकेज होगा। उस कंडीशन में आप कहेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन हो गया। इसमें इम्प्रॉपर प्लेसमेंट होगा। फॉर एग्जांपल वेन आपकी ऐसी थी और आप जब कैनुला इंसर्शन कर रहे थे, आपने इस तरीके से अपने नीडल का इंसर्शन कर दिया और आपको लगा आपने सही इंसर्शन करा। जब आपने फ्लूइड और मेडिकेशंस दिए तब आपके कोई सराउंडिंग साइट में गया। फिर आपके साइन एंड सिम्टम्स आपको क्या मिलेंगे, स्वेलिंग मिलेगा, डिस्कम्फर्ट मिलेगा, बर्निंग मिलेगा, टाइटनेस मिलेगा, वहाँ पे जो आपकी स्किन होगी वो आपकी कूल हो जाएगी, ब्लांचिंग मिलेगा, डिक्रीज हो जाएगा फ्लो रेट। फिर आप उसको प्रिवेंशन कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप अप्रोप्रिएट आईवी साइट को लोगे, सेलेक्ट करोगे और ऐसी एरिया के लोगे जहाँ पे फ्लैक्शन कम हो। अगर फ्लैक्शन ज़्यादा होगा तो वो साइट जो भी मतलब वेन होगी वो आपकी इम्प्रॉपर रहेगी, मतलब कि आप जब करोगे इंसर्ट करोगे तो वो आपकी डाइवर्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपको प्रॉपर पंचर करना है वेन को, और वो भी आपको प्रॉपर टेक्निक का यूज़ करना है। सेलेक्ट करने से पहले आपको पूरी पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। जब आप इंसर्ट करोगे आईवी कैथेटर को, जो भी आप आईवी साइट लोगे वो आपकी ऑब्जर्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने यहाँ पे ग्रीन देखा वहीं पे कर दिया, पहले आप ऑब्जर्व करोगे फिर आप करोगे। फिफ्थ प्रिवेंशन है द पेशेंट शुड बी एडवाइज टू रिपोर्ट एनी स्वेलिंग और टेंडरनेस एज द आईवी साइट। अब जहाँ पे आईवी साइट आपने यहाँ पे करा है, जहाँ पे भी आपकी साइट है इंसर्शन के कैथेटर की, वहाँ पे स्वेलिंग या फिर टेंडरनेस मिलेगा तो तुरंत आप पेशेंट से कहोगे कि आपको जैसे मिले आप हमें रिपोर्ट करना, मतलब हम लोगों को स्टाफ मेंबर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्फॉर्म करना, बताना। अब मैनेजमेंट कैसे करोगे, जब आपने इन्फ्यूजन करा तब आप उसको तुरंत ही डिसकंटिन्यू कर दोगे, मतलब कि जो भी डिवाइस है या जो भी फ्लूइड चला उसको तुरंत डिसकनेक्ट कर दोगे। जो भी लिम्फ है उसको एलिवेट कर दोगे, इंक्रीज़ कर दोगे पेशेंट कंफर्ट को, और वार्म कंप्रेस दोगे जिससे अप्लाई वार्म कंप्रेसर दोगे जिससे जो आपका स्वेलिंग है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। आप पेशेंट पल्स और कैपिलरी रिफिल टाइम को भी चेक करते रहोगे। जहाँ पे भी साइट है, जहाँ पे भी आपने पंचर करा था वेन को, डिफरेंट लोकेशन पे इन्फ्यूज़ करोगे और फिर से रीस्टार्ट करोगे उसके ऑर्डर पे। अब ऑर्डर क्या है, उस पेशेंट का ऑर्डर नहीं है, जो डॉक्टर ऑर्डर है प्रिस्क्रिप्शन का उसको आप स्टार्ट करोगे। जो भी साइट है उसको आप फ्रिक्वेंटली चेक करते रहोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई टेंडरनेस तो नहीं है। अगर फाइंडिंग है तो आप उस चीज़ को डॉक्यूमेंट में भी मेंशन करेंगे।
फिर आपका नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रावेसेशन। एक्स्ट्रावेसेशन में क्या होता है, आपका लीकेज होगा आपके वेसिकेंट ड्रग्स का सराउंडिंग टिश्यू में। पहले में क्या था, सराउंडिंग टिश्यूज़ में फ्लूइड्स और मेडिकेशंस आ रही थी, अब आपका क्या जाएंगे, वेसिकेंट ड्रग्स जाएंगे जो टिश्यू नेक्रोसिस कराती हैं। इट कैन कॉज सीवियर लोकल टिश्यू डैमेज which leads to delayed healing, infection, tissue necrosis, disfigurement and loss of function and amputation। तो एक्स्ट्रा वेसेशन क्या क्या कर सकता है, हीलिंग को डिले कर सकता है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन ला सकता है, टिश्यू नेक्रोसिस, टिश्यू डेड हो सकती हैं, डिसफ्रिगमेंट आपको मिलेगा, फिगरमेंट आपका चेंजेस में मिलेंगे, फंक्शनिंग आपकी रिड्यूस हो जाएगी, आप एम्पुटेशन मतलब कि आपको अपना एक एक्सट्रीमिटी जो भी साइड में रहेगा उसको क्या कराना होगा, रिमूव कराना होगा। फिर हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन आप कैसे करेंगे, तो प्रिवेंशन के लिए जो भी आपकी वेन जहाँ पे एरिया ऑफ फ्लेक्शन पे है वेन आपकी, उसको आपको नहीं चूज़ करना है। वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होते हैं ऐसी कंडीशन को डेवलप होने पे, वहाँ पे मेन चांसेस होता है आपका न्यूरोलॉजिक इम्पेयरमेंट हो जाए, इसीलिए आपको वो साइट को अवॉइड करना है। सेकेंड में जो आपके वेसिकेंट मेडिकेशंस हैं उनको आपको, जैसे कि आपकी क्या सी आती है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, और आपकी बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, उनको आपको जानना चाहिए कि कैसी एलर्जी, मतलब एलर्जी तो नहीं कर रही पर्सन में, साथ ही साथ उनको प्रॉपर आपको जान के तभी प्रोवाइड करना है। आपको पूरी पॉलिसीज़ जो वेसिकेंट एडमिनिस्टर होती है वो भी फॉलो करनी है। जब मल्टी ड्रग आप ऑर्डर में है और वेसिकेंट दे रहे हो तो आप उसको लास्ट में दोगे, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जब बहुत सारी ऑर्डर में ड्रग है, जैसे कि उसको एंटीबायोटिक भी लगनी है, एंटीपैरेटिक्स भी लगनी है, एंटी एमेटिक्स भी लगनी है और वेसिकेंट ड्रग भी लगनी है, तो वेसिकेंट ड्रग आप एकदम लास्ट में लगाओगे और बाकी सारी ड्रग्स को पहले लगाओगे। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेट टेक्निक्स का भी यूज़ करोगे। और मैं बता दूं आपको एग्जांपल्स में ये पता होना चाहिए कि कौन से आपकी ड्रग्स आती हैं। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो ये 7 पॉइंट्स आपके मैनेजमेंट में। तो जो आपका आईवी फ्लो चल रहा है उसको आप तुरंत रोक दोगे, डिस्कनेक्ट कर दोगे, क्योंकि वहाँ पे आपका क्या होगा, स्वेलिंग आपको मिलेगा। जो भी अमाउंट सॉल्यूशन का पर्सन में पहुंच चुका है कि आपका जो भी एडमिनिस्टर वर्कर तक जो भी सॉल्यूशन आपके ऑर्डर फॉर्म में था उसको आप रिटर्न में ज़रूर अपने पास रखेंगे, जिससे आपका एक एविडेंस रहा और आपको पता भी हो कि आपका कितना अमाउंट पेशेंट में जा चुका है। आपका अप्रोप्रिएट एंटीडोट आपको एडमिनिस्टर करना है और ये भी आपको फैसिलिटी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग करना है। जो भी पर्सन का एक्सट्रीमिटी है जैसे कि लेग या फिर हैंड, उसको एलिवेटेड रखना है। तो आपको क्या करना है, मोटर फंक्शन, सेंसेशन, सर्कुलेशन को चेक करते रहना है। जो भी एक्स्ट्रा वेसेशन साइट है वहाँ पे पेशेंट को सिम्टम्स में चेक करना है, कोई आपको और प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी चीज़ों को मैनेज करना, ऑब्जर्व करना है और फिर रिकॉर्ड करना है। आप इसमें कंप्रेशन का यूज़ करेंगे, कोल्ड या फिर वार्म का। जो भी अफेक्टेड एरिया है उसमें आप कोल्ड कंप्रेशन और वार्म कंप्रेशन का यूज़ करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है फेलेबाइटिस। फेलेबाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। इन्फ्लामेशन ऑफ वेन आपका कहलाता है फेलेबाइटिस। ये आपका एसिडिक या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, जिसकी भी हाई ऑस्मोलैरिटी वैल्यू होती है उसकी वजह से ये हो जाता है। इसमें आईवी कैथेटर का साइज़ भी गलत हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम में आपने आईवी सेट को रखा रहा जिसकी वजह से फेलेबाइटिस हो सकता है। इसमें आपको टेंडरनेस, रेडनेस मिलेगा, पफी एरिया हो जाएगा, वार्मनेस मतलब गर्माहट से वहाँ पे रहेगी। इसका प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन का सबसे पहले आप प्रॉपर वेनी पंचर टेक्निक का यूज़ करेंगे। वेन को पंचर करना ऐसा नहीं, आप कैसी भी टेक्निक से यूज़ करें, जो आपको टेक्निक्स प्रॉपर पढ़ाई गई है फाउंडेशन में वैसे ही आपको करनी है। आपको ट्रस्टेड ड्रग रेफरेंस का यूज़ करना है, वही कंसर्न पे फार्मासिस्ट से कंसर्न करके वही इंस्ट्रक्शन पे आपको देना है। एडमिनिस्टर करते वक्त आपको मॉनिटर करना है आईवी साइट पे, उसका रेट क्या, उसको साथ ही साथ फ्रिक्वेंटली इंस्पेक्ट करना है। इन्फ्यूजन साइट पे आपको चेंज करते रहना है पॉलिसी के अकॉर्डिंग। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आईवी सेट को ऑलमोस्ट कितने डेज़ के बाद हम लोग चेंज करते हैं, और अगर क्लॉट होता है तो हम लोग उसको कैसे रिमूव करते हैं, मतलब क्या हम लोग पुश करते हैं सॉल्यूशन, कोई भी मेडिकेशन या फिर कोई भी ट्रांसफ्यूजन से पहले। फिर मैनेजमेंट क्या है, अब जो इन्फ्यूजन है उसको हम लोग तुरंत रोक देंगे। जैसे ही आपको कोई भी साइन एंड सिम्टम्स मिलेगा वैसे ही आप उसको रोक देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आप वार्म या फिर मॉइस्ट कंप्रेशन करेंगे।
क्योंकि आपका वार्म फील हो रहा है, पेशेंट की कंडीशन को आप डॉक्यूमेंट करते रहेंगे। जो भी आप नया कैथेटर इंसर्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो ऑर्डर है उसको भी आपको कंटिन्यू करना है, तो वो साइज़ के अकॉर्डिंग करेंगे, उसकी वेन के साइज़ के अकॉर्डिंग करेंगे और डिफरेंट साइड पे करेंगे। फिर आपका आता है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? ये एक इमीडिएट सीवियर रिएक्शन होती है आपकी बॉडी में, उसको हम लोग कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें आपको क्या मिलेगा? सडन फीवर, स्वेलिंग, जॉइंट्स, रैशेस, यूरिकेरिया, ब्रोंकोस्पाज्म और वीजिंग। तो ये सारी आपके क्या साइनम सिम्टम्स हैं हाइपर सेंसिटिविटी के। इसमें आपको प्रिवेंशन क्या करना है? सबसे पहले तो पेशेंट को आस्क करना उसकी पर्सनल फैमिली हिस्ट्री के बारे में, मतलब कोई उसको एलर्जी से रिलेटेड हिस्ट्री तो नहीं है। अगर इन्फेंट 3 महीने से छोटा है तो उसकी मदर से उसकी एलर्जी हिस्ट्री लेनी है, क्योंकि मदर से हिस्ट्री इसलिए लेंगे क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। फिर आप साइन एंड सिम्टम्स को भी डिटेक्ट करते रहेंगे। आप जैसे ही करेंगे तो 5 से मतलब जैसे ही सेट करेंगे आईवी सेट को और मेडिकेशंस करेंगे या फिर कोई भी चीज़ प्रोवाइड करेंगे, उसके 5 से 10 मिनट तक चेक करते रहेंगे। रिसीव करने के बाद में उसको भी चेक करते रहेंगे और पेशेंट से ये भी कहेंगे कि आपको ऐसा कोई भी साइन एंड सिम्टम्स मिले ये सारे में से, तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना है। मैनेजमेंट में आप क्या क्या करेंगे? आप जो इन्फ्यूजन है तुरंत उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करेंगे आप प्रिस्क्राइब में, बट डिफरेंट साइड से पेशेंट के वाइटल साइंस को मॉनिटर करते रहेंगे और उसको साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इन्फेक्शन क्या है? ये लोकल या फिर सिस्टमिक इन्फेक्शन हो जाता है ये इंट्रावेनस थेरेपी की वजह से। इसमें आपको रेडनेस मिलेगा, डिस्चार्ज होगा आईवी साइड पे, एलिवेटेड टेम्परेचर, आपको फीवर सा फील होगा। इसमें आपको प्रिवेंशन क्या करना है? आपको हैंड हाइजीन करना है, आपको ग्लव्स वियर करना है, एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना जब आप आईवी इंसर्शन करेंगे। सेकेंड पॉइंट है जो भी साइट है उसको आप क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक से, उसके बाद में आप आईवी कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। हैंड हाइजीन आपको मेंटेन करना है, बिफोर कोई भी कॉन्टेक्ट इन्फ्यूज़न पेशेंट का आप करेंगे। जो भी इंजेक्शन पोर्ट्स हैं उनको भी आप क्लीन करेंगे यूज़ करने से पहले। जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं ड्रेसिंग चेंज की या फिर सॉल्यूशन एडमिनिस्टर की, वो भी आप प्रिवेंशन में मैनेज करेंगे। फिर आपका आता है पॉइंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? जो भी आपका इन्फ्यूजन है उसको हम लोग डिसकंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद में जो डिवाइस यूज़ करें उसको रिमूव कर देंगे, जैसे साइड कैथेटर पे। उसके बाद में मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करेंगे प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। पेशेंट के वाइटल साइन को मॉनिटर करते रहेंगे। कॉम्प्लिकेशंस जो भी आपको मिलेंगे वो आप आइडेंटिफाई करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे और उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो ये है आपका प्रिवेंशन ऑफ आईवी कॉम्प्लिकेशन। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा इंट्रोडक्शन। फिर आपका पहला पॉइंट आता है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन में हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस करी, फिर इसके प्रिवेंशन डिस्कस करी, फिर हम लोगों ने मैनेजमेंट डिस्कस करा। फिर सेकेंड हम लोगों ने डिस्कस करा पॉइंट एक्स्ट्रावेसेशन। एक्स्ट्रावेसेशन में हमने डेफिनेशन डिस्कस करी, साइन सिम्टम्स डिस्कस करा, प्रिवेंशन डिस्कस करा, मैनेजमेंट डिस्कस करा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फेलेबाइटिस। फेलेबाइटिस में भी हम लोगों ने सेम एज वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इन्फेक्शन। तो ये है आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ आईवी कॉम्प्लिकेशन। आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे फॉल। अब फॉल का मेन आपको पता है कि आपने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको इसको कैसे मैनेज करते हैं, इसके कौन से स्किल्स होते हैं, इसके प्रिवेंशन क्या है, इसके रिस्क क्या है, आपको सब पता है। इसीलिए फॉल जो टॉपिक है उसको हम लोग एज अ ओवरव्यू में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में पढ़ा है। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉल टॉपिक को। फॉल क्या है? एक ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसके बहुत सारे कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर हैं। जो भी पर्सन कोई भी एज का होता है वो कभी भी गिर सकता है कहीं पे भी। इसमें ज़्यादातर ओल्डर पीपल या फिर आपकी जो इन्फेंट्स आते हैं वो आते हैं। इसमें आपकी सीवियर इंजरी भी हो सकती है। ज़्यादातर फॉल इंक्रीज तब होता है जब आपकी इंजरीज होती हैं। कॉमन इंजरीज़ आपकी फॉल की वजह से होती है, जैसे कि आपको हेड इंजरी हो गई, आपको शोल्डर या फिर फोर आर्म का फ्रैक्चर हो गया, स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया, पेल्विक फ्रैक्चर हो गया। अगर आप जैसे फॉल हो रहे हो उस जिस बोन पे आपका प्रेशर हाई होगा उस बोन का फ्रैक्चर आपको मिलेगा। आपको इसको प्रिवेंट करना है हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ही साथ आपको सेफ्टी में मॉडिफिकेशन करना है, तब आप फॉल से प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करा फॉल क्या है। फॉल आपका
किस एज में होता है, इसके बहुत सारे कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स हैं, इसकी कॉमन इंजरीज़ कौन कौन सी है वो भी हम लोगों ने डिस्कस करा। फिर आपकी यहाँ बात आती है रिस्क ऑफ फॉल। रिस्क की अगर मैं बात करूँ इसमें दो रिस्क आते हैं, एक आपका होता है मेडिकल, एक आता है आपका पर्सनल। पर्सनल मतलब कि उनके एज बहुत ज़्यादा एज है, वो अपनी केयर नहीं कर सकते, या फिर इन्फेंट है उनको नहीं पता है, तब हो गया। एक्टिविटी उनको अपना बैलेंस नहीं कर पाए या फिर उनका कोऑर्डिनेशन लो है तब वो गिर गया। हैबिट जब वो अल्कोहल स्मोकिंग में होते हैं या फिर वो इतना ज़्यादा कंजप्शन कर लेते हैं जिनका उनको खुद ही कॉन्शियस लेवल पे नहीं होते तब वो गिर सकते हैं। डाइट जब उनकी पुअर डाइट होगी तब उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होगा तब वो गिर सकते हैं। फिर आपका आता है मेडिकल रिस्क। मेडिकल रिस्क में आपका आता है जैसे कि उनका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ही क्या हो गया, इम्पेयर्ड हो गया है, कार्डियक में अरिथमिया है, जब आपका फ्लक्चुएशन मिलेगा ब्लड प्रेशर में, डिप्रेशन है, या फिर अल्जाइमर जैसी डिजीज़ेज हैं, अर्थराइटिस है, हिप वीकनेस है, इम्बैलेंस है, या फिर कोई भी न्यूरोलॉजी कंडीशन है, यूरिनरी ब्लैडर डिस्फंक्शन है, विजन या फिर हेयरिंग प्रॉब्लम है, बोन कैंसर या फिर साइड इफेक्ट्स है मेडिकेशन का। तो ये मेडिकल रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से पर्सन गिर सकता है। ये सारे आपके रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे रिस्क फॉर फॉल आपका होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 प्रूवन फॉल प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पर्सन हाई फॉल रिस्क है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप जो भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो पर्सन में देखेंगे कि किसमें हाई फॉल रिस्क है कि नहीं है। तो उनका जो स्केल्स होती है जैसे मॉर्स फॉल स्केल, उसे आप एसेस करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद में जो पेशेंट है उनके बेड में आप बेड अलार्म मतलब क्लिनिकल अलार्म सिस्टम करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो वो आपका अलार्म बच जाएगा जिससे आप उस पेशेंट को जाके तुरंत देख सकते हैं और वो पेशेंट और आप भी अवेयर रहेंगे इस बात से। सेफ्टी राउंड्स करना है, आपको हर घंटे बाद जाके चेक करते रहना है। अब आप पे डिपेंड करता है, जैसे अब किसी किसी हॉस्पिटल में क्या है हर 2 घंटे में चेक करना, हर 1 घंटे में चेक करना है, या फिर ड्यूटी में 2 बार चेक करना है। तो आपको सेफ्टी राउंड्स करते रहना है जिस दौरान आप पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहोगे और उसको कोई इंजरी तो नहीं हुई है या फिर कभी वो गिरा तो नहीं है, इस चीज़ को भी आप सेफ्टी राउंड्स में चेक करोगे। आपको पेशेंट को बिजी रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट की हैबिट में अल्कोहल कंजप्शन कर लिया है तो उस टाइम पे आपको पेशेंट को बिज़ी रखना है किसी एक्टिविटीज़ में, उसको उस टाइम पे पूरा उसी में बिज़ी रख देना है जिससे ना वो बोर हो, ना ऐसी एक्टिविटीज़ करे जिससे कोई उसको इंजरी हो, ना वो फॉल आए। फिर आपको प्रोवाइड करना है सेफ्टी कंपीनियंस। तो सेफ्टी में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप सबसे पहले तो साइड रेल्स का यूज़ कर सकते हो, आप बेड के लेवल को लो कर सकते हो और आप नॉन स्लिप सॉक्स का यूज़ कर सकते हो जिससे क्या होता है जो सॉक्स होंगे आपके वो स्लिपरी नहीं होंगे और जो पेशेंट है वो फॉल से बच जाएगा। लो बेड्स होंगे तो वो फॉल हजार्डस आपका सेफ रहेगा। आप जब साइड रेल्स का यूज़ करोगे तो वो भी पेशेंट का बहुत हेल्प करेगा। फिर आपके जो पेशेंट्स बोन कंडीशन जिनका है तो उनमें आप क्या करना है, आपको प्रोटेक्टर्स का यूज़ करना है जैसे ऑल द टाइम। अगर कभी फॉल हो भी गया तो उनको फ्रैक्चर ना हो। लो बेड का यूज़ करना है जिससे अगर फॉर एग्जांपल वो गिर भी जाए तो उनको चोट ना लगे। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है तो उनको हम लोगों को हमेशा इवैल्यूएशन मतलब कि हमेशा चेक करते रहना है। जिन पेशेंट्स को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसमें हम लोग एंटीकोगुलेंट का यूज़ करेंगे और हम लोग बार बार रिस्क और बेनिफिट्स को चेक करते रहेंगे। लो बेड का यूज़ करेंगे, साइड रेल्स का यूज़ करेंगे, रिस्ट्रेन का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग प्रोटेक्टिव हेलमेट्स का यूज़ करेंगे क्योंकि ऐसे पेशेंट में ज़्यादातर आपको चोट सर पे लगती है, इंजरी हेड इंजरी ज़्यादा मिलती है। जो पेशेंट सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं उनमें हम लोग प्री ऑपरेटिव में ही एजुकेशन दे देते हैं, उनको नॉलेज दे देते हैं कि क्या क्या है। पोस्ट ऑपरेटिव में भी हम लोग नॉलेज देते हैं। साथ ही साथ हम लोग बेल्ट का यूज़ करते हैं जैसे कि आपके बेल्ट भी आती है, आपकी चेयर बेल्ट भी आती है, हम लोग वो यूज़ करते हैं। जब उनको टॉयलेट जाना होता है उससे पहले भी हम लोग को उनको एक्टिंग पेन मेडिकेशन ड्रग दे देते हैं। आपका टॉपिक फॉल कंप्लीट हो गया। फॉल टॉपिक में मेन आपका जो फॉल प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका आता है डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसका इंट्रोडक्शन करो तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है, एक ये कंडीशन है जिसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है आपके डीप वेन्स में। मेनली आपके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो आपका लेग एरिया है उसमें क्लॉटिंग हो जाती है। वेन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होते हैं, ये ब्लड वेसल्स होते हैं जो कैरी करते हैं ब्लड को टिश्यूज़ से हार्ट तक लेके जाता है। और आपको भी पता है वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। जो आपके डीप वेन्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ बॉडी में जो आपका लेग एरिया है उसमें भी
सुपरफिशियल वेन नहीं। अब जैसे ये आपका लेग है, ये लेग है तो सुपरफिशियल वेन है, जो आपकी डीप वेन है वहाँ पे आपका थ्रोम्बस प्रेजेंट हो जाएगा। और थ्रोम्बस क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ, ये ब्लड वेसल से थ्रोम्बस और इम्बोलिस में डिफरेंस बता रही हूँ। और जब आपका इस तरीके से प्रेजेंट हो जाए तो ये आपका होता है थ्रोम्बस, मतलब कि ना इधर से उधर मूव करेगा और एक जगह पे फिक्स रहेगा, और जिसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, ब्लड आपका जो सर्कुलेशन है उसको प्रॉब्लम करेगा। इम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा होता है, साथ ही साथ वो ब्लड के थ्रू मूवमेंट करता रहता है। फॉर एग्जांपल लोअर एक्सट्रीमिटी में अगर थ्रोम्बस है तो वो लोअर एक्सट्रीमिटी में ही रहेगा, और अगर लोअर एक्सट्रीमिटी में आपका इम्बोलिज्म है तो ये सर्कुलेशन के थ्रू आपका हार्ट में भी जाएगा, हार्ट से लंग्स में भी जाएगा, इसीलिए पल्मोनरी इम्बोलिज्म भी कॉज कर देता है। फिर हम बात करते हैं इसका रिस्क फैक्टर क्या है डीवीटी का, तो ओबेसिटी है, स्मोकिंग है। जब आपकी एज 40 ईयर से लो होती है तब आपकी कोई भी पास्ट हिस्ट्री है, कभी भी आपको पहले हुआ हो डीप वेन थ्रोम्बोसिस तब हो सकता है, फैमिली मेम्बर में होता है तब हो सकता है। और एक रिस्क है जब आप बहुत देर तक खड़े रहते हो, जैसे कि जो नर्सिंग ऑफिसर और जो नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं उनको भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, जब बहुत देर तक खड़े रहने की वजह से भी थ्रोम्बस का आपके वेन में फॉर्मेशन हो जाता है। DVT also occurs when the blood flow through the deep vein slow down। जब आपका वेन में जो ब्लड फ्लो है जब स्लो हो जाता है तभी आपका DVT अकर हो जाता है। ब्लड फ्लो स्लो होने की वजह से आप इमोबाइल भी हो जाते हो बहुत टाइम पीरियड तक। पहली कंडीशन जब पैरालिसिस हो जाता है। फिर आपके में सेकंड आ रहा है पॉइंट, जब आप बेड रिडन हो जाते हो कोई भी सर्जरी या फिर बीमारी की वजह से, आपको लेग में प्लास्टर है तब आपके में डेवलप हो जाता है DVT, या फिर बहुत टाइम तक आप खड़े या फिर बैठे हो या ट्रैवल करो तब हो जाता है। नेक्स्ट है जब आपका ब्लड फ्लो स्लो डाउन हो जाता है, जैसे कि कोई इंजरी हो गई, मतलब कि उस टाइम पे वेन आपका ब्रोकन हो गया, या फिर आपके वहाँ पे बोन ब्रोकन है, मसल इंजरी हुई है तब ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर सर्जरी टाइम पे आपको हो गई जब आपने ऑर्थोपेडिक का यूज़ करा, फिर कैंसर की सर्जरी हुई है, कोई भी हार्ट डिजीज़ या फिर पर्टिकुलरली कोई भी हार्ट फेलर हुआ है तब ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब आपका हार्ट पंप ही नहीं कर पाएगा तो ब्लड आपको इफेक्टिवली मिलेगा नहीं। जब आपकी वेरिकोज वेन हो जाती है तब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है। फेलेवाइटिस जब आपके वेन का इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट आपके क्या है, DVT आपकी बॉडी में तब भी अकर हो जाता है जब ब्लड आपका क्लॉट होने लगता है। जब आपने रिसर्च स्टडीज़ करी है, जब आपके एस्ट्रोजन और जो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में जब आप लेते हो, जब आप इन सब का लेते हो तब भी आपको DVT हो सकता है क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है। आप इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स को देख लो, जैसे कि आपकी डेफिशिएंसी हो रही है कोई ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का, और ये कैसी आपकी रहती है, इनहेरिटेड डिजीजेज रहती है। इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़ जैसी क्रोहन डिजीज़, अब क्रोहन डिजीज़ आपको पता है कि इसमें आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है आपके किसी भी पार्ट का GI ट्रैक्ट में। उसके बाद में अल्सर कोलाइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन के साथ में अल्सर भी प्रेजेंट हो गया। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई कैंसर हो गया, फिर आपने उसकी ट्रीटमेंट सर्जरी के दौरान आपके अंदर ये डेवलप हो गया। फिर आपका नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी आपके अंदर डेवलप हो जाता है DVT। नेक्स्ट आपके आते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या है DVT के, जैसे कि हम DVT में सिंपल बोले तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा लेग में। तो DVT आपका ऑल टाइम सिम्टम्स नहीं देता है, बट कभी कभी जब वो सिम्टम्स देता है तब आपका ये सारे 6 सिम्टम्स मेनली मिलते हैं। ये आपको जो आपके लेग में बताऊँ, जो आपकी काफ मसल्स होती हैं, काफ मसल्स में ही आपको मेनली DVT होता है। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स, आपको क्या मिलेंगे। सबसे पहले तो लोअर लेग में आपको स्वेलिंग मिलेगी, टेंडरनेस मिलेगा, जो वहाँ के एरिया में रेडनेस और वार्मनेस रहेगी, माइल्ड फीवर होगा, प्रोमिनेंट वेन जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, लोअर लेग वेन्स में होगी और वहाँ पे डार्कर रहेगा। साथ ही साथ में जो अफेक्टेड एरिया उसकी स्किन भी डार्कर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। DVT आपके अपर लेग, आर्म्स, नेक में भी हो सकता है, लेकिन सिम्टम्स आपकी यही 6 मेन रहेंगे, स्वेलिंग, टेंडरनेस, वार्मनेस, फीवर, डार्कर स्किन और आपकी प्रोमिनेंट वेन्स। फिर आप प्रिवेंशन के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हो, तो अब आपको पता चल गया कि क्या रिस्क फैक्टर है, क्या डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, क्या सिम्टम्स है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन। तो सबसे पहले आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का यूज़ करेंगे। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स क्या होती है? सबसे पहले तो जो अभी आपका प्रेशर जनरेशन होता है वेन्स, वो उसको होल्ड डाउन करती है और जो आपका फ्लो है उसको मेंटेन रखती है। आपको अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है और आपको अवॉइड करना है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आपको पानी पीते रहना है। आपको जो
लेग और एंकल की एक्सरसाइजेज होती हैं वो करते रहना है। और साथ ही साथ इससे क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो भी बढ़ता है, मतलब इनकरेज होता है। और लेग में जैसे भी फ्लो बहुत कम रहता है तो आप उससे थोड़ा बहुत मूवमेंट करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो ब्लड फ्लो भी अच्छे से होगा। आपको ऐसी कंडीशन में एस्पिरिन या फिर एंटीकोगुलेंट टैबलेट्स को लेना है, जिससे आपका डीवीटी मेंटेन रहेगा। जब भी आप ट्रैवल करो तब आप इसको ले सकते हो। फिर अगर आप इंडिविजुअल की अगर बात करो तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप कंप्रेशन स्टॉकिंग का यूज़ कर सकते हो, एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन का यूज़ कर सकते हो, कोई भी लेग या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आप प्रमोट करोगे ब्लड फ्लो को। बस इतना ही टॉपिक है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। तो मेन अकॉर्डिंग अगर एग्जाम में प्रिवेंशन ऑफ डीवीटी पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ प्रिवेंशन के टॉपिक्स नहीं लिखेंगे, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, डायग्राम भी बना सकते हैं आप, रिस्क फैक्टर्स लिखेंगे आप, और रिस्क में आप अलग अलग लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट में आपको पहले मेंशन है जैसे ब्लड कैसे स्लो डाउन हुआ, फिर आपको बताया गया है कि ब्लड के इंजरीज़ के क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स क्या हैं जो आपको बताए गए हैं क्लॉटिंग के, वो बताने, फिर साइन एंड सिम्टम्स मेंशन करने, फिर आपको लिखना है प्रिवेंशन, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस टॉपिक। फिर आपके नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन है वो आपका है शिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ पेशेंट, सर्जिकल सेफ्टी, केयर कोऑर्डिनेशन, प्रिवेंशन, कम्युनिकेशन एरर, प्रिवेंशन ऑफ HAI। सबसे पहले मैं बता दूं जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रिवेंशन वो हम लोग यूनिट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़ा है, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिकेशन एरर हम लोगों ने सबसे पहले सेमेस्टर में डिस्कस कर रहा था साइकोलॉजी में, तो प्रिवेंशन हम लोग उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी आपके मेडिकेशन में एडमिनिस्ट्रेशन में रिलेटेड प्रॉब्लम आई थी उसको हम लोग फाउंडेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अब मेन आपका शिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग पेशेंट और सर्जिकल सेफ्टी है जो आपके इम्पॉर्टेंट है, और आपकी वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको इन चारों टॉपिक में कोई भी डाउट हो या फिर आपको नहीं मिल रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, इनको हम लोग सेपरेट में डिस्कस कर लेंगे। अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ पेशेंट, सर्जिकल सेफ्टी एंड आपके इंसिडेंट्स एंड एडवर्स इवेंट्स को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके कैप्चरिंग ऑफ इंसिडेंट्स, RCA एंड कापा, दैट इज रूट कॉज एनालिसिस, कापा करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी डाउट हो आज की वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।